राम के नाम पर अब 2024 का सियासी संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी राम भक्तों को संदेश दे रही है तो विपक्ष के कुछ नेता भी खुद को राम भक्त बताने लगे हैं। ऐसे में कुछ को न्योते का इंतजार है तो कुछ न्योता मिलने के बाद भी इस बात से कंफ्यूज है कि भगवान राम के दर्शन करने जाना है या फिर नहीं। और यही कंफ्यूजन सियासत की बड़ी वजह है। लेकिन राम मंदिर को लेकर सियासी बयानबाजी भी कम नहीं हो रही है। अखिलेश यादव ने कहा बिना बुलाए भगवान के द्वार नहीं जाते, तो प्रमोद तिवारी ने कहा प्रधानमंत्री को उद्घाटन नहीं करना चाहिए। वहीं शशि थरूर ने कहा कि अयोध्या नहीं जाने वाला क्या हिंदू विरोधी हो जाएगा। तो शरद पवार ने कहा कि मुझे तो अब तक अयोध्या जाने का न्योता मिला ही नहीं। और इन सब से अलग संजय राउत ने तो कह दिया कि बीजेपी ने रामलला को किडनैप कर लिया है। यानी सबकी अपनी अपनी डफली है, अपना अपना राग है, लेकिन अगर कुछ सत्य है तो वो प्रभु श्री राम अयोध्या धाम जो अब की जगमग होने लगा है। और इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि किस किस प्रकार के रिएक्शन आ रहे हैं उद्घाटन से ठीक पहले। राम नाम की गूंज है, झूम रहा पूरा देश, मन में प्रभु का नाम, सियासत भी अवशेष। जय सिया राम। सरकार है बीजेपी की यूपी में और दिल्ली में। मुझे लगता है प्रभु श्री राम की तरफ से किडनैप कर, तो हम क्या बैठे हैं क्या इन्विटेशन का इंतजार करके। पहले राम मंदिर निर्माण का विरोध, फिर प्राण प्रतिष्ठा की तारीख पर सवाल और अब न्योते पर बवाल। कि जब भगवान बुलाते हैं तभी दर्शन पाते हैं आप, बिना बुलाए कोई नहीं जाता। मंदिर वही बन रहा, तारीख भी नजदीक आ गई, लेकिन सियासत वही घिसी पिटी। राम जी हमारे भी उतने ही भगवान हैं जितने लोग पेटेंट कराने के बारे में सोचते हैं, और हमें भी उतनी ही श्रद्धा है जितने बाकी लोगों को श्रद्धा है। प्रभु श्री राम टेंट से निकलकर अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। 500 साल का संघर्ष सफल होने वाला है। पीएम मोदी और सीएम योगी निर्माण कार्यों का अपडेट ले रहे हैं, लेकिन विपक्षी गठबंधन के साथ ही अब भी राम के नाम सियासत को आगे बढ़ा रहे हैं, जिस पर अब बीजेपी ने खुलकर हमला शुरू कर दिया है। कोई आए या ना आए, आजकल कई लोग जो कल तक गाली देते रहे राम मंदिर को, राम को नकारते रहे, वो भी राम का दर्शन करना चाहते हैं। और कई लोगों को अहंकार है कि उनके बांगने के बगैर सूरज नहीं उगेगा। उसी तरह से ना है ममता, ना है कोई। भारत के कई पीढ़ियों ने जो भव्य राम मंदिर का कल्पना की थी या सपना देखा था, वो पूरा होने को आया। मैं इतना ही कहूँगा कि देश भर के कोने कोने से जो लोग भव्य राम मंदिर का दर्शन करना चाहते हैं, प्राण प्रतिष्ठा के दिन के बाद उनका आना जाना शुरू होगा। अयोध्या में श्री राम का मंदिर भारतीय राजनीति की धुरी रहा है। 2 सीटों से सत्ता के शिखर तक पहुंचने में भी राम मंदिर के मुद्दे का बड़ा योगदान रहा है। और अब बीजेपी की रणनीति यही है कि राम मंदिर के मुद्दे पर ही जीत की हैट्रिक मारी जाए। बीजेपी चाहती है कि 2024 का रण राम मंदिर के मुद्दे पर ही लड़ा जाए, और जब इसकी भनक विपक्ष को लगी तो न्योते पर सवाल खड़े होने लगे और कह दिया राम सबके हैं। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता झाड़ू पकड़ करके झाड़ू लगा रहे हैं। केवल एक जगह झाड़ू लगने से सफाई हो जाएगी? पूरा उत्तर प्रदेश और पूरे उत्तर प्रदेश में जहां जहां स्मार्ट सिटी से लेकर के तमाम वादे किए गए थे, वो अभी पूरे नहीं हुए हैं। देखिए, कोई राजनीतिक दल का नेता क्या कहता है उस पर हमारा इसलिए ध्यान नहीं जाता है कि हम लोग राम के काम में लगे हुए हैं, और जो राजनीतिक दल हैं उनको यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी निमंत्रण बांट रही है, तो भाजपा निमंत्रण नहीं बांट रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बांट रहा है। उनको ट्रस्ट से शिकायत है, संतों से शिकायत है कि राम भक्तों से शिकायत है, भाजपा से शिकायत है तो उनको हो सकती है, क्योंकि हम लोगों ने सदा कहा है जहां राम ने जन्म लिया है मंदिर भव्य बनाएंगे, दिव्य बनाएंगे।
इन सब के बीच अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण कार्य को और तेज कर दिया गया है। नक्काशी और पेंटिंग को फाइनल टच दिया जा रहा है, क्योंकि 30 दिसंबर को पीएम मोदी अयोध्या पहुंचेंगे। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। 84 कोसी यात्रा मार्ग से शराब की दुकानें हटाई जाएंगी। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। यानी पीएम मोदी 1 महीने में 2 बार अयोध्या दौरे पर जाने वाले हैं और उससे पहले तैयारी पूरी हो रही है। लेकिन विपक्षी गठबंधन अब भी न्योते पर अटका है, क्योंकि विपक्ष से जिन्हें न्योता मिला वो इस बात से कंफ्यूज है कि जाना है या नहीं, और जिन्हें अब तक न्योता नहीं मिला वो इस बात से परेशान है कि कहीं चुनाव में इससे नुकसान न हो जाए। लेकिन जो सत्य है वो श्री राम और अयोध्या धाम। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक तरफ देश की राजनीति में राम मंदिर का मुद्दा परवान पर है, तो दूसरी तरफ मायावती अभी तक ये डिसाइड ही नहीं कर पाई कि वो चुनावी रण में अकेले उतरेंगी या फिर गठबंधन के साथ। और इसी कंफ्यूजन में अब बीएसपी को बड़ा झटका भी लगने वाला है। जानकारी है कि बीएसपी के सांसद संगीता आजाद और पूर्व विधायक पप्पू आजाद बीएसपी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले। यानी मायावती का कुनबा फिर कमजोर होने वाला है। और अगर पिछले चुनावों की बात करें तो बीएसपी की हार का ग्राफ तेजी से नीचे जा रहा है। जीत का ग्राफ नीचे जा रहा है और हार का ग्राफ बढ़ रहा है। 2012 के चुनाव में बीएसपी करारी हार हुई थी बीएसपी की। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी का सफाया हो गया था। 2017 के विधानसभा चुनाव में मायावती की रणनीति पूरी तरीके से फेल साबित हुई। 2019 में बीएसपी और एसपी में गठबंधन के बाद मायावती को 10 सीटें मिली। वहीं 2022 में विधानसभा चुनाव में बीएसपी को सिर्फ 1 सीट ही मिली, यानी कि सिर्फ 1 विधायक। यानी एक तरफ चुनाव में बीएसपी को हार का सामना करना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ अब मायावती का कुनबा भी कमजोर होने की कगार पर पहुंच चुका है। आपको दिखाते हैं इसी पर एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में जनाधार खोती बीएसपी को एक और झटका लगने वाला है। एक बार फिर मायावती का कुनबा कमजोर होने वाला है, क्योंकि बीएसपी में बगावती सुर तेज हो चुके हैं। पहले मायावती ने इमरान मसूद और दानिश अली जैसे बड़े नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया, तो अब पार्टी के सांसद और पूर्व विधायक खुद बाहर जाने की तैयारी में हैं। जानकारी है कि सांसद संगीता आजाद बीएसपी छोड़ सकती हैं। पूर्व एमएलए पप्पू आजाद ने भी पार्टी छोड़ने के संकेत दिए। बीएसपी छोड़ बीजेपी में शामिल होने की तैयारी। पीएम मोदी से हो चुकी है दोनों की मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद अब चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। लोकसभा चुनाव 2024 से पूर्व बसपा को एक बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां सोशल मीडिया पर लालगंज की सांसद संगीता आजाद व पूर्व विधायक पप्पू आजाद का पीएम से भेंट करते हुए फोटो वायरल हो रहा है। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद से बसपा के पूर्व विधायक और लालगंज सांसद बीजेपी के संपर्क में है। इससे पहले पूर्व विधायक और सांसद आरएसएस की मीटिंग में शामिल हो चुके हैं, जिससे तो यही लगता है कि एक बार फिर बीएसपी को बड़ा झटका लगने वाला है। देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है, जहाँ तक मिलने की बात है, जहाँ तक संगीता आजाद जी की और प्रधानमंत्री जी की मीटिंग की बात है, अब तो सदन में भी सब बैठे ही होते हैं, और अगर मिलने का कोई टाइम मांगे तो टाइम मिल ही जाता है। और आदमी अगर मिल के आता है तो वो देश का एमपी है, वो देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं। अगर अपने क्षेत्र के लिए और अपने प्रदेश के लिए कोई मांग ऐसी करी जाती है तो मुलाकात तो नॉर्मल है, सभी लोग मिलते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है और जिस तरह से जनता का समर्थन मिला है, जिस तरह से 3 राज्यों में हमारी सरकारें बन रही है, उस तरह से बहुत से ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, और हम ऐसे हर व्यक्ति का स्वागत करना चाहते हैं। दरअसल बीएसपी में इस कदर कंफ्यूजन की स्थिति है कि अभी तक पार्टी नेतृत्व ये तय नहीं कर पाया है कि चुनाव अकेले लड़ना है या फिर गठबंधन के साथ। ऐसे में कुछ इस डाउट में पार्टी से आउट हो रहे हैं, तो कुछ को आउट किया जा रहा है। जैसे इमरान मसूद को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, दानिश अली को बीएसपी से बाहर कर दिया गया, प्रशांत गौतम पहले ही पार्टी से निकाले जा चुके हैं बाहर, धर्मवीर चौधरी भी बीएसपी से बाहर हो चुके हैं। ये बीएसपी के वो नेता हैं जिन्हें अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में बीएसपी ने बाहर का रास्ता दिखाया है। लेकिन उनका क्या, जो खुद पार्टी से बाहर जाने की तैयारी में है।
मतलब साफ है बीएसपी का कुनबा अब और कमजोर हो चुका है। ऐसे में एकला चलो रे की रणनीति से अलग अब गठबंधन का रास्ता ही दूर दूर तक नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। समाजवादी पार्टी एक बार फिर से बीजेपी के पैटर्न पर चुनावी रण में उतरने की तैयारी कर रही है और इस बार अखिलेश यादव की नजर खिसकते महिला वोट बैंक पर जाकर टिक गई, जिसे साधने के लिए उन्होंने महिला सभा का आयोजन किया और महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाया। साथ ही दावा किया कि अगर उनकी सरकार यूपी में बनती है तो महिलाओं को 3,000 रुपए तक पेंशन दिया जाएगा। अखिलेश यादव की तरफ से और क्या कुछ कहा गया और किस तरीके से महिला वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी आपको यूपी की सियासत में आधी आबादी पर पूरा फोकस है। सीएम योगी नारी वंदन से महिलाओं का अभिनंदन कर रहे हैं, तो अब अखिलेश यादव की नजर भी महिला वोट बैंक पर जा टिकी है। इस बीच समाजवादी पार्टी ने महिलाओं को संदेश देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें पार्टी अध्यक्ष के साथ ही डिम्पल यादव भी मौजूद रही। आधी आबादी को साधने के मकसद से समाजवादी पार्टी कार्यालय में आज महिला सभा की बैठक हुई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, डिम्पल यादव इस बैठक में मौजूद रहीं। उधर भारतीय जनता पार्टी भी लगातार इस बात की कोशिश कर रही है कि महिलाओं को साधा जाए और 2024 के लोकसभा चुनाव में उनका सही उपयोग हो। कुल मिलाकर के अब 2024 के चुनाव के बिगुल के बजने में कुछ ही महीने बचे हैं, तो ऐसे में प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी दोनों महिलाओं के वोट बैंक को साधने और उनकी जरूरतों को समझने में लगी हुई है। भले ही अखिलेश के पीडीए में महिलाओं का जिक्र न हो, लेकिन महिला वोट बैंक की उन्हें जरूर फिक्र है, वो भी तब जब बीजेपी सरकार ने महिला आरक्षण बिल दोनों सदनों में पास करवाया और संदेश आधी आबादी तक को दिया। ऐसे में इसे मजबूरी समझे या फिर 80 सीटों के लिए जरूरी, क्योंकि अखिलेश यादव महिलाओं को साधने के लिए कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं और नारी शक्ति की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी लगातार तैयारी कर रही है लोकसभा के चुनाव के लिए, और गठबंधन जो बन जाएगा 80 सीटें हराने का काम यही गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को करेगा। और 80 सीटें हराओ, देश से भारतीय जनता पार्टी को हटाओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ और नारी सम्मान बचाओ। उधर दूसरी तरफ बीजेपी लगातार महिला वोट बैंक को साधने के लिए संवाद कर रही है, डोर टू डोर दस्तक दे रही है और शहर से गांव तक अभियान चला रही है, जिससे पिछले चुनावी परिणाम को और बेहतर किया जा सके। क्योंकि अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 29% महिला वोट पड़े। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 36% महिला वोट पड़े। 2022 यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 46% महिला वोट मिले। मतलब साफ है, महिला बीजेपी सरकार में खुद को सुरक्षित मानती है और कुछ ऐसा ही दावा सीएम योगी भी कर चुके हैं। लेकिन इस बीच अखिलेश का आधी आबादी वाला सियासी प्रयोग क्या 24 के रण में सफल हो पाएगा, या फिर 3 सांसदों वाली पार्टी का वही हश्र होगा जो 2019 के लोकसभा चुनाव में हुआ था? ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कांग्रेस पार्टी अपना 139वां स्थापना दिवस मना रही है, जिसे खास बनाने के लिए नागपुर में महारैली का आयोजन हुआ, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के बड़े बड़े नेता शामिल हुए। और अगर कोई शामिल नहीं हुआ तो वो है सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी। ऐसे में सवाल है कि क्या राहुल गांधी को 24 से पहले फिर से रिलॉन्च करने की तैयारी हो रही है, या फिर इस रैली के पीछे का मकसद कुछ और है? क्योंकि राहुल गांधी के फेस पर ही कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती है और इसी को देखते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे पीएम फेस के लिए इनकार कर चुके हैं। तो वहीं नागपुर में गांधी परिवार से सिर्फ राहुल का संबोधन देखने को मिला और साथ ही राहुल गांधी फिर से भारत न्याय यात्रा पर जा रहे हैं, इसका उन्होंने ऐलान किया। इस दौरान राहुल गांधी 6200 किलोमीटर की यात्रा करने वाले हैं, जो मणिपुर से शुरू होगी और मुंबई में जाकर खत्म होगी। यानी कांग्रेस की रणनीति सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को फोकस में रखकर ही बनाई जा रही है और इसकी झलक नागपुर में भी हमको देखने को मिली। आपको दिखाते हैं इसी पर एक रिपोर्ट। मोदी से मुकाबले के लिए कांग्रेस फिर से तैयार है।
एक दिन पहले भारतीय न्याय यात्रा की घोषणा तो अब आरएसएस के गढ़ में कांग्रेस की रैली संदेश देने के लिए काफी है कि कैसे विपक्षी गठबंधन से अलग कांग्रेस अपने दम पर बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रही है और चेहरा राहुल गांधी को बनाया जा रहा है ताकि बीजेपी के साथ ही गठबंधन साथियों को भी मैसेज दे सके। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस रैली से गांधी परिवार के दो बड़े चेहरों ने दूरी बना ली। कांग्रेस की रैली में सोनिया शामिल नहीं। सोनिया गांधी ने बीमारी का हवाला दिया। प्रियंका गांधी भी रैली में शामिल नहीं हुई। प्रियंका के नहीं शामिल होने की वजह साफ नहीं। यानी जिस रैली के जरिए कांग्रेस आरएसएस के गढ़ में मंच से गांधी परिवार का दम दिखाना चाहती थी, उस पर अब पानी फिर चुका है। लेकिन अब भी कोशिश बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ माहौल बनाने की है। नागपुर ही क्यों? संदेश पूरा देश जो सुनना चाह रहा है वो संदेश है। और नागपुर एक ऐतिहासिक जगह है। कांग्रेस की जड़ें यहीं से मजबूत हुई, यहीं उत्पन्न हुई, यहीं से आगे बढ़ी। महाराष्ट्र और नागपुर का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है कांग्रेस के संगठन में। भारतीयों का इतिहास है। हमारा चाहे राजनीतिक पृष्ठभूमि हो या ना हो, लेकिन अगर हम भारत देश में पैदा हुए हैं तो इस बात को हम सब गर्व से स्वीकार करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस देश को आजादी दिलाई और आजादी के बाद इस देश के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसीलिए आज के दिन को हम लोग पूरे धूमधाम से पूरे देश में सेलिब्रेट कर रहे हैं। कांग्रेस की नजर अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव पर है। नागपुर में पार्टी की स्थापना दिवस के मौके पर विशाल रैली के जरिए चुनावी अभियान का आगाज किया गया और रैली को है तैयार हम का नाम दिया गया, जिसके जरिए लोगों को पार्टी के साथ जोड़ा जाएगा। क्योंकि कांग्रेस हमेशा से ही कहती आई है कि वो अपनी विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है। अब सवाल है कि नागपुर में ही कांग्रेस की रैली क्यों? तो बता दें कि नागपुर आरएसएस का गढ़ है। नागपुर में आरएसएस का हेडक्वार्टर है। आरएसएस के खिलाफ संदेश देने की कोशिश हो रही है। चुनाव के लिए माहौल बनाने की रणनीति है। यानी नागपुर से उठी कांग्रेस की आवाज अब 24 तक सुनाई देने वाली है। देश में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। लोगों को लगता है कि राजनीतिक लड़ाई है, सत्ता की लड़ाई है, वो है, मगर इस लड़ाई की नींव जो है वो विचारधारा की है और दो विचारधाराओं की लड़ाई हो रही है। वैसे एक तरफ बीजेपी राम मंदिर के रास्ते 24 में कदम रखने जा रही है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी भारतीय न्याय यात्रा से राम मंदिर के मुद्दे को चुनौती देने की कोशिश में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर चुनाव से ठीक पहले गांधी परिवार के बड़े बड़े नेता कांग्रेस की रैली से दूर क्यों हैं? आखिर रैली में सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के शामिल होने के मायने क्या हैं? क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या फिर कुछ और? ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बात सबसे जरूरी और सावधान करने वाली खबर की, क्योंकि इन दिनों मौसम का मिजाज पूरी तरीके से बदल चुका है। कोहरा लगातार मुश्किलें पैदा कर रहा है। कोहरे की वजह से यूपी में कई जगहों पर हादसे भी देखने को मिले, तो वहीं इसका असर रेल और हवाई यातायात पर भी दिख रहा है, जिसकी वजह से यात्रियों को परेशानी भी हो रही है। ऐसे में सड़क पर चलते हुए आपको भी सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। देखिए ये रिपोर्ट। सर्दी बढ़ने लगी है, जिसका असर सुबह सड़कों पर दिखाई दे रहा है। बाहर घना कोहरा पांव जमाए हुए रहता है। सड़कों पर कोहरे की वजह से हादसे लगातार सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोहरे की वजह से हुए हादसों में अभी तक 10 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। बुलंदशहर में कोहरे की वजह से हादसा हो गया। यहाँ पर आपस में 9 गाड़ियाँ टकरा गयी। इसमें 20 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। नेशनल हाईवे 334 पर यह हादसा हुआ। आजमगढ़ में भी सड़क पर कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम हो गई। नेशनल हाईवे पर खड़ी पिकअप से एक कार टकरा गई। इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कोहरे की वजह से जहां सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है, तो वहीं ट्रेन सेवा भी बाधित हो गई है। विजिबिलिटी कम होने की वजह से दिल्ली हावड़ा रेल रूट पर कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर कई राजधानी समेत कई ट्रेनें 6 से 12 घंटे से ज्यादा लेट है।
जिससे कि यात्रियों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। उत्तर रेलवे के मुताबिक बदलते मौसम की वजह से दर्जनों ट्रेनें देरी से चल रही हैं। रिलायंस ग्रुप के फाउंडर धीरूभाई अंबानी के जन्मदिन रिलायंस फैमिली डे के मौके पर आरआईएल के सीएमडी मुकेश अंबानी ने एक वीडियो संदेश जारी किया। रिलायंस फैमिली डे के मौके पर मुकेश अंबानी ने भरोसा जताया कि आरआईएल का लक्ष्य आने वाले समय में दुनिया की टॉप 10 बिजनेस समूहों में शामिल होने का है। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि आरआईएल आने वाले समय में एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल वर्ल्ड में भी ग्लोबल लीडर बनेगी। उन्होंने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के दौर में डेटा भी प्रोडक्शन का नया फैक्टर बन गया है, इसलिए डेटा इस्तेमाल में हमें सबसे आगे रहना चाहिए। प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी की अगर बात की जाए तो इसे बढ़ाने के लिए हमें एआई की मदद लेनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि रिलायंस की सभी प्रमुख कंपनियों को अगले साल तक इस बदलाव को पूरा कर लेना है। एआई इमर्सिव टेक कंपनी बनने के लिए हमें हर स्तर पर टैलेंट, स्किल सेट और क्षमताएं विकसित करने की जरूरत है। हमें दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए अपने टैलेंट पूल का विस्तार करना चाहिए। मशीनों के बजाय टैलेंट पर इन्वेस्ट करने से अच्छा रिटर्न मिलता है। इस बात की सराहना करता हूं कि रिलायंस के सभी सीनियर और मिडिल लेवल अधिकारी युवाओं को आगे बढ़ाने में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। Reliance was never complacent in the past, and Reliance will never be complacent in the future. And Reliance will grow to be among the top 10 business conglomerates of the world. क्या रुक रहे छोटे से ब्रेक? खबरों का सिलसिला जारी है।